पीएलपी यानी प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट। ऐसा करने के पीछे एक विशेष तरह की विकृत मानसिकता काम करती थी। इन मानसिकता वाले लोग हमेशा चाहते थे कि जरूरी चीजों की किल्लत बनी रहे। देश के नागरिकों को अभाव में रखना उनकी पॉलिसी थी। वो चाहते थे कि जनता उनके सामने हाथ जोड़े, हाथ फैलाए। आप समझ गए मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। लोगों से हाथ जुड़वाने के बाद उपकार करना उन सरकारों का तरीका था। इसलिए वो प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट मॉडल पर चलते थे। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे करके उन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बेसिक प्रिंसिपल का गला घोंट दिया था। और हैरानी ये, इन लोगों के दरबारियों ने, अगेन आई रिपीट, इन लोगों के दरबारियों ने कभी इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। साथियों, हर रिफॉर्म की शुरुआत सबसे पहले आपके सोचने के तरीके, आपका मानसिक किस रेंज में आप काम कर रहे हैं, इस सोच के रिफॉर्म से ही होती है। जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। और आज पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से, मैं सारी योजनाओं की बात नहीं करता हूं, एक की बात करता हूं, करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है। और मैं फिर याद दिलाऊंगा, ये आंकड़े सिर्फ एक स्कीम के हैं। आप सोचिए, पहले का लाइसेंस राज वाली सरकार का पनिशमेंट मॉडल जहां बेरोजगारी बढ़ाता था, वहीं आज का हमारा इंसेंटिव मॉडल लाखों नई जॉब्स क्रिएट कर रहा है। साथियों, आज भारत में ये तेज विकास, ये तेज रिफॉर्म इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भारत में, और जिसका अभी सत्यन ने उल्लेख किया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारी पॉलिसी में कंटिन्यूटी है। पहले देश में रिफॉर्म्स की बात करने वाले घोषणा तो कर देते थे, बाद में भूल जाते थे। लेकिन हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोडमैप बनाया। इस रोडमैप की प्रमुख दिशा रही है गवर्नेंस लेवल के रिफॉर्म्स हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं। पहले रेगुलेशंस की अप्रोच थी प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, यानी जब तक सरकार इजाजत न दे तब तक आप वो काम नहीं कर सकते। हम इस अप्रोच को बदलकर
परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड की तरफ ले जा रहे हैं। यानी जो काम कानून से स्पष्ट रूप से मना नहीं किया है, उसके लिए हर कदम पर परमिशन की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। और इसके पीछे सोच बहुत सीधी है। सरकार और नागरिक के रिश्ते का आधार सस्पिशन नहीं, ट्रस्ट होना चाहिए। साथियों, यही सोच आपको जन विश्वास बिल में भी दिखाई देती है। मैं जानता हूं, हर प्रोसीजरल गलती को क्रिमिनल ऑफेंस मान लेना ठीक नहीं है। इसलिए अनेक ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। कई मामलों में जेल की जगह केवल आर्थिक पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। गवर्नमेंट और एंटरप्राइज के रिश्ते में हम इसी रिफॉर्म माइंडसेट को आगे बढ़ा रहे हैं। बीते वर्षों में 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस हटाए गए। 40,000, 1,500 से ज्यादा, 1,500, 1,500 से ज्यादा पुराने और बेकार हो चुके कानून हमने खत्म किए। और जब इन सारे रिफॉर्म्स को एक साथ देखते हैं तो अंदाज होता है हमारी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस के कंधों से कितना बड़ा बोझ कम हुआ है। साथियों, गवर्नेंस रिफॉर्म्स की इस प्रक्रिया, उस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। अभी संसद के मानसून सत्र के ही इसी सत्र में हमने बैंकर्स बुक एविडेंस बिल पारित किया है, और वो भी तब जब विपक्ष ने संसद में लगातार गतिरोध बनाया हुआ था। हमने देश की सेवा करने का काम रुकने नहीं दिया। अब इस कानून ने 19वीं सदी के अंग्रेजी कानून को रिप्लेस किया है। अब बैंकों के डिजिटल रिकॉर्ड्स को स्वीकार्यता को कानूनी मान्यता दी गई है। इससे कानूनी उलझनें कम होगी, सिस्टम में पारदर्शिता होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथियों, गवर्नेंस में रिफॉर्म का एक मतलब ये भी है कि सिस्टम ऐसे बने जिसमें एक एक मानव जीवन और उसके समय के प्रति संवेदनशीलता हो। मैं हम रेलवे का उदाहरण देता हूं। हमारी रेलवे में भी इसी अप्रोच के साथ काम हुआ है। आज 6,500 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है। 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया। हमने रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज बनाने की गति भी कई गुना बढ़ा दी, और इसी का नतीजा है कि 2014 के पहले के मुकाबले
ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या में 90% तक की कमी आई है। 90%। 12 साल पहले जहां एक साल में करीब 150 रेल दुर्घटनाएं होती थी, वहीं अब इनकी संख्या घटकर 15-20 रह गई है और हम इसे और कम से कम करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। साथियों, रेलवे में स्वच्छता भी गवर्नेंस रिफॉर्म का एक बड़ा उदाहरण है। एक समय था जब रेल पटरियों पर गंदगी और ह्यूमन वेस्ट एक बड़ी समस्या हुआ करती थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है। 2014 पहले हमारी ट्रेनों में जहां लगभग 12,000 बायो टॉयलेट लगाए गए थे, वहीं 2014 के बाद ट्रेनों में 3,60,000 से ज्यादा बायो टॉयलेट लगाए गए हैं। यानी 97% से ज्यादा बायो टॉयलेट पिछले 12 वर्षों में लगे हैं। ये बदलाव सिर्फ सफाई का नहीं, यात्रियों की गरिमा, स्वच्छता और आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में गवर्नेंस का एक नया मॉडल है। ये करोड़ों यात्रियों को बेहतर अनुभव देने का अभियान भी है। साथियों, गवर्नेंस की क्वालिटी का एक और पैमाना, और वो पैमाना है समय। जो प्रोजेक्ट शुरू हो वो समय पर पूरा हो और जो सर्विस लोगों को मिले वो भी समय की कसौटी पर खरी उतरे। दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल सिस्टम इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इस कॉरिडोर पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चल रही हैं। ये हमारे देश में पहले कभी सोचा नहीं जा सकता था। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा यात्री इसमें ट्रैवल कर चुके हैं और इसका एक और अहम फैक्टर है जिसकी चर्चा नहीं होती है। दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल की पंक्चुअलिटी 99.9% है। वरना हम तो हर चीज में कह रहे डिलेट होते रहे, कहते रहे ये तो इंडियन टाइम है। वक्त बदला है। ये मैं छोटी छोटी चीजें इसलिए बताता हूं कि हमें अंदाज आए कि कितने बड़े व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। इसी तरह दिल्ली मेट्रो की पंक्चुअलिटी 99.9% है और ये पंक्चुअलिटी न्यूयॉर्क, हांगकांग और पेरिस जैसे शहरों की मेट्रो से करीब करीब बराबर हो चुकी है। ये सिर्फ समय पर चलती हुई मेट्रो और नमो रैपिड रेल की कहानी नहीं है। ये समय के साथ बदलते हुए भारत की पहचान है। मैं जानता हूं कि अभी भी, और मैं कोई इतने से संतोष मान करके बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं, अभी भी इस दिशा में हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन एक शुरुआत तो हुई है और ये शुरुआत सराहनीय है। साथियों, हमारे रिफॉर्म्स रोडमैप का एक और बड़ा आयाम है पॉलिसी लेवल पर होने वाले रिफॉर्म्स। आज हम ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जो प्रो पीपल हो, प्रो ग्रोथ हो, प्रो डेवलपमेंट हो। पॉलिसी देश और देश के लोगों की जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए।
न कि पॉलिसीज बनाकर देश को उनके हिसाब से चलने के लिए मजबूर होना पड़े। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ साल पहले तक हमारे यहां देश का नक्शा बनाना भी गैरकानूनी, अगर मैप बनाए तो गैरकानूनी था। आप जेल चले जाएं, बिना परमिशन के आप देश में मैपिंग का काम भी नहीं कर सकते थे। आप सोचिए, विदेशी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए भारत के किसी भी कोने को मैप कर सकती थी, लेकिन भारत में भारतीयों पर भारत का मैप बनाने पर पाबंदी लगी हुई थी। साथियों, आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में इस एक पाबंदी से कितने स्टार्टअप की हत्या हो सकती थी, कितने आइडियाज इंप्लीमेंट होने से वंचित रह सकते थे। हमने इस व्यवस्था को भी बदला। हमने जियो स्पेशियल डेटा का डीरेगुलेशन किया और आज जियो स्पेशियल डेटा कितने ही स्टार्टअप्स का आधार बन रहा है। साथियों, आज आप लगातार ड्रोन्स की उपयोगिता बढ़ते हुए देख रहे हैं। एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, डिलीवरी में, शूटिंग में, कंटेंट क्रिएशन में, ये सब संभव ही नहीं होता अगर सरकार ने इससे जुड़े नियमों में रिफॉर्म नहीं किए होते। पहले देश में ड्रोन फ्लाइंग पूरी तरह नियमों में, बंधनों में जकड़ी हुई थी। हमने उसे बंधनों से आजाद किया और आज भारत की ड्रोन इंडस्ट्री एक अभूतपूर्व उड़ान के साथ आगे बढ़ रही है। साथियों, पहले बॉर्डर एरियाज को लेकर सरकारों की सोच थी कि बॉर्डर पर रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो उसका फायदा दुश्मन भी उठा सकता है। हमने इस सोच को बदला। हमने कहा, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोरी नहीं, देश की ताकत है। और इसलिए आज बॉर्डर एरियाज में रोड्स, ब्रिजेज और टनल्स का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ 24-25 में ही बीआरओ के 250 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित किए गए हैं। सोच बदली तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर भी बदल गई। साथियों, एक उदाहरण न्यूक्लियर रिफॉर्म्स का भी है। एक ऐसे समय में जब विकास पूरी तरह से एनर्जी डिपेंडेंट है, बंदिशों और प्रतिबंधों के कारण देश अपने न्यूक्लियर पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। हमने शांति बिल के जरिए इसमें भी बड़ा रिफॉर्म किया है। आज भारत में न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर के लिए रास्ता खुल चुका है। इसी तरह हमने एक बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म डिफेंस सेक्टर में भी किया। 200 ईयर के पहले जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसे बदलकर हमने 40 से ज्यादा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को मर्ज करके 7 फैक्ट्रीज बना दी और इसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। आज भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए भी आत्मनिर्भर बन रहा है और 2014 की तुलना में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 55 गुना बढ़ा है। और इसलिए कई बार रिफॉर्म्स हमारे जीवन में इस तरह घुल-मिल जाते हैं कि हमारा उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। आप सोचिए, आपका कोई सामान्य दिन आज कैसे बीतता है। आप सुबह उठते हैं, फोन पर घर का सामान ऑर्डर कर देते हैं और जब तक ऑफिस के लिए रेडी होते हैं
और सारा सामान आपके घर आकर के पहुंच जाता है। आपकी गली के स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट्स सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है। अगर आपकी बेटी किसी दूसरे शहर में पढ़ती है तो आप फोन से उसे पैसे भेज सकते हैं और वो पैसा कुछ सेकंड्स में उसके पास भी पहुंच जाता है। कई बार तो बिटिया क्यूआर ही शेयर कर देती है कि पापा माँ मैंने ये ड्रेस ले ली है, इसकी पेमेंट कर दीजिए, और आप उसी शॉपिंग अपने घर बैठे बैठे करवा देते हैं। ये चीजें रिमार्केबल है, लेकिन अब ये कोई भारत के लोगों को कम से कम हैरानी नहीं होती। बाहर के लोग आते हैं उनको आश्चर्य होता है, अच्छा ऐसा होता है। भारत के लोगों का रूटीन हो गया है। ये भारत के सामान्य मानवी के जीवन का हिस्सा बन चुका है। आप सोचिए 2014 से पहले ऐसी कितनी ही बातें क्या पॉसिबल थी। साथियों, भारत ने बीते 10-12 सालों में ईज ऑफ लिविंग से जुड़े जो रिफॉर्म्स किए हैं, उसकी वजह से लोगों का, खासतौर पर हमारे मिडिल क्लास का जो जीवन बदला है, वो दुनिया के कई विकसित देशों में आज भी एक सपना ही है। साथियों, आज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा भारत में है। हम सस्ते और अच्छे स्मार्टफोन्स बना रहे हैं। अभी सत्य ने उसका बड़ा वर्णन किया। भारत दुनिया के फास्टेस्ट 5G रोल आउट करने वाले देशों में से एक है। हमने आधार को बैंकिंग, मोबाइल कनेक्टिविटी और सर्विसेज से जोड़कर ई-केवाईसी और डिजिटल ऑथेंटिकेशन जैसी सर्विसेज को पॉसिबल किया है। आज आपको अगर बैंक अकाउंट खोलना है तो उसके लिए बैंक जाने तक की जरूरत नहीं है। सरकार ने बैंक को ही आपके पास पहुंचा दिया है। आज चाहे कोई बिल जमा करना हो, कोई टिकट करानी हो, किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। इनकम टैक्स की फाइलिंग का काम आसान हुआ है। ऐसी व्यवस्था बनी है कि फॉर्म में मैक्सिमम जानकारियां पहले से भरी जाती है। आप ये इंफॉर्मेशन वेरीफाई करते हैं, कुछ जोड़ना है तो जोड़ देते हैं और सबमिट करते हैं, आपका काम पूरा हो जाता है। पहले जो रिफंड आने में महीनों लगते थे, अब वो भी कुछ ही दिनों में आ जाता है। साथियों, आज ई संजीवनी की मदद से, शायद इसकी चर्चा भी बहुत कम होती है, ई संजीवनी की मदद से गांव के दूर दराज के लोग भी कहीं से भी डॉक्टर के साथ सीधी अपनी चर्चा करके अपने उपचार का रास्ता लेते हैं। और इससे जिन लोगों को अस्पताल जाने के लिए कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता था, आज डॉक्टर उनके घर पर, उनकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। अब तक ये आंकड़ा भी आपको जरूर आश्चर्य करेगा, यानी भारत ने टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से एडप्ट किया है, सामान्य मानवी के जीवन को कैसे सरल किया है। अब तक ई संजीवनी के तहत करीब करीब 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन हो चुकी है। साथियों, आज भारत में ट्रैवल एक्सपीरियंस बदल रहा है। भारत के नागरिकों की यात्राएं पूरी तरह बदल गई है। यहां इस हॉल में ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल होगा जिसने एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा का इस्तेमाल न किया हो। ऐसे ही आजकल बहुत सारा काम सीमलेस तरीके से हो रहा है। हाईवे पर फास्टैग चल रहे हैं ताकि आप बिना रुके टोल देकर आगे बढ़ सकें।
ईज ऑफ लिविंग का सही अर्थ यही है। समय की बचत हो रही है, जीवन आसान हो रहा है और करोड़ों लोग अपनी प्रगति पर फोकस कर पा रहे हैं। साथियों, पॉलिटिक्स में अक्सर वही फैसले हेडलाइंस बनते हैं जिनका असर आज दिखाई दे, यानी उसकी उम्र 24 घंटे हो। पहले की सरकारों ने इलेक्शन सामने देखकर भी घोषणा करने का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन ऐसी घोषणाओं से देश नहीं बदला। देश बदलने वाले फैसले वो होते हैं जिनका प्रभाव जमीन पर दिखे, जो वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रख करके लिए गए होने चाहिए। साथियों, पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना इसका बहुत बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है। कुसुम योजना से किसानों को बिजली की चिंता से मुक्ति मिली है और सूर्यघर योजना से मिडिल क्लास को बहुत फायदा हुआ है। साथियों, मैं ये जानता हूं कि अगर मैंने ये अनाउंस कर दिया होता कि आज से लाखों लाख परिवारों के लिए बिजली मुफ्त है, तो सारा मीडिया, सारी स्क्रीन्स, सारे न्यूज़पेपर्स बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाकर के खबर दे देते कि मोदी जी ने आज अनाउंस कर दिया है। लेकिन हमने कोई दूसरा अप्रोच से काम शुरू किया। हमने हर घर की छत पर एक सूरज उगाने की ठान ली और आज देश के 50 लाख से ज्यादा परिवार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हैं। सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन परिवारों को दिए हैं ये सोलर सिस्टम लगाने के लिए, ताकि उनकी छत पर सोलर प्लांट लगाकर सोलर पावर पैदा की जा सके। अब ये परिवार एक्स्ट्रा बिजली को बिजली ग्रिड में बेचकर पैसे भी कमा रहे हैं। खुद का बिजली बिल तो जीरो हुआ, कमाई भी होने लगी। इस योजना से लोगों के सपनों को भी विस्तार मिल रहा है। बिजली बिल कम हुआ है तो अब घर में फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी जैसे लोग चीजें खरीद करके रखने लगे हैं। अब ये डर नहीं होता कि बिजली कटौती की वजह से दूध फट जाएगा। अब चिंता नहीं रहती है। अब स्कूल जाने वाले बच्चे रात भर चैन से सो पाते हैं। मैं फिर कहता हूं, इलेक्शन हो या न हो, लेकिन ये सूर्यघर और उसकी रोशनी बनी रहेगी। इस प्लांट का फायदा सालों तक देश के परिवारों को होता रहेगा। साथियों, आने वाले समय में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का और विस्तार होगा। देश के यूथ के लिए, नारी शक्ति के लिए, फार्मर्स के लिए, गरीब और मिडिल क्लास के लिए हमारी सरकार लगातार काम करती रहेगी। हमारी रिफॉर्म एक्सप्रेस और अधिक गति से आगे बढ़ने वाली है। विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहेंगे और मैं